आज के इस क्लास के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय हम पढ़ने वाले हैं। तो जीवन परिचय में देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताए हैं कि जीवन परिचय का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा हम एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि जीवन परिचय यानी कि इनके जन्म स्थान से लेकर इनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई और इनकी मृत्यु तक के बीच के जो भी कार्य इन्होंने किए हैं, इसकी जानकारी को हम पढ़ते हैं, उसे ही हम बोलते हैं जीवन परिचय। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बाववी नामक गांव में हुआ था और आपने गांव की पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद घर पर ही बांग्ला, संस्कृत, गुजराती तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया और आपने कुछ समय तक अध्यापक के रूप में काम किया और गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से आप स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया और 1968 में आपका देहांत हो गया। तो देखिए, इस तरह से हमने इनके बारे में थोड़ा पढ़ लिया है ताकि मैं आपको समझाऊँ तो आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म की जो तारीख है, देखिए पहले देखिए, इनका जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बावी नामक गांव में हुआ। किस गांव में? बावी नामक गांव में हुआ 1889 ईस्वी में। और देखिए, आपने गांव की पाठशाला में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। अब देखिए, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की तो कहाँ से की? इन्होंने गांव की ही पाठशाला से शिक्षा प्राप्त कर ली। इसके बाद ये घर पर ही बांग्ला, संस्कृत और गुजराती तथा अंग्रेजी का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। गांव से ही देखिए इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और घर बैठे ही इन्होंने बांग्ला, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषा इन्होंने प्राप्त की और आपने कुछ समय तक अध्यापक के रूप में काम किया। और देखिए, घर पर ही इन्होंने पढ़ाई की, जिसमें इन्होंने बांग्ला, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषा सीखी और साथ में कुछ समय तक ये क्या रहे? अध्यापक भी रहे। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से, यानी कि देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी ने इनको प्रेरणा दी, जिससे ये स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे, यानी कि उसमें इन्होंने भाग लिया। और इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया, यानी कि इसके बाद देखिए, जो भारत सरकार थी, इन्होंने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया और अंत में देखिए 1968 में आपका देहांत हो गया और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 1968 ईस्वी में। तो देखिए, बहुत ही आसान और सरल है। एक दो बार आप पढ़ेंगे तब जाकर ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए, कोई भी प्रश्न आप पढ़ें, किसी भी प्रश्न का आंसर, तो पहले एक बार अच्छे से पढ़ें, एक बार उसको समझें और क्वेश्चन करते जाएं। इस तरह से आपको पढ़ना है आंसर को, तो आपको जल्दी ही ज़्यादा याद रहेगा। तो देखिए, मैं आपको एक बार बोल के बताती हूँ यहाँ पे कि अभी हमने जो इतना बड़ा पेज जो मैंने आपको बताया है, वो कितना छोटा सा है, किस तरह से आपको पढ़ना है। तो देखिए, जो माखनलाल है, इनका जन्म हुआ पहले किस सन में हुआ है? 1889 ईस्वी में हुआ है। अब किस गांव में हुआ है? तो बाविया गांव में हुआ है। और फिर देखिए, इन्होंने जन्म लिया, इसके बाद इन्होंने क्या हुआ? इनके जीवन में शिक्षा प्रारंभ की, यानी पढ़ाई। वैसे हमारे जीवन में भी होता है, जन्म लेने के बाद थोड़े बड़े होते हैं और शिक्षा शुरू हो जाती है, पढ़ाई। तो इन्होंने भी इसी तरह से पढ़ाई प्रारंभ की। कहाँ से की? इन्होंने गांव से ही की है। हम कुछ बच्चे भी क्या करते हैं? गांव की ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने भी गांव की पाठशाला में ही पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने क्या किया? घर से ही अंग्रेजी सीख ली, संस्कृत सीख ली और बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया।
इसके बाद ये कुछ समय तक क्या किया इन्होंने, फिर देखिए थोड़े दिन रुके, फिर ये अध्यापक बने। कुछ समय बाद इन्होंने अध्यापक का काम शुरू किया, यानी कि पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, इसके बाद जो इन्होंने आगे कार्य किए, उन कार्यों को करने के लिए इनको किसी ने प्रेरणा दी। तो किसने प्रेरणा दी इन्हें? गणेश शंकर विद्यार्थी ने इन्हें प्रेरणा दी, जिससे ये स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे, भाग लिया इन्होंने। और भाग लेने के बाद इनकी भूमिका अच्छी रही, तो इन्हें भारत सरकार ने एक पद्म भूषण नाम के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके बाद 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन कर करके ही आपको याद रखना है, और इस तरह से आप करेंगे तो जल्दी ही आप याद करेंगे और आपको याद भी रहेगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लें आप। चलिए इनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं। देखिए ये इनकी रचनाएं हैं: युग, चरण, समर्पण, माता और साहित्य, देवता, संतोष। तो एक से अधिक रचनाएं मैंने लिखी है यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि आपको जो सरल लगे वो आप कर सकते हैं। और एक से अधिक यहाँ पे लिख भी दी है मैंने, आप चाहें तो एग्जाम में 2 पूछी जाती है, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है इनकी रचनाएं: युग, चरण, समर्पण, माता, साहित्य, देवता, संतोष। इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। अब हम इनके भाव पक्ष को पढ़ते हैं। तो एक बार पहले भाव पक्ष को हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए इनके काव्य का मूल स्वर देश प्रेम है। इनके काव्य का मूल स्वर क्या है? देश प्रेम है। और इन्होंने भारतीय संस्कृति, दर्शन तथा प्रेम सौंदर्य का स्वाभाविक चित्रण किया है। और इनके काव्य में रहस्य, विद्रोह तथा प्रेरण के स्वर व्यक्त हुए हैं। तो देखिए इनका कला पक्ष है, बहुत ही आसान है। किस तरह से कि इनके काव्य का मूल स्वर क्या है? देश प्रेम है। और इन्होंने भारतीय संस्कृति, दर्शन तथा प्रेम सौंदर्य का स्वाभाविक चित्रण किया है। और इनके स्वर में रहस्य, विद्रोह तथा प्रेरण के स्वर व्यक्त हुए हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए कोई भी आप यहाँ पे इस तरह से देखिए कवि परिचय लिखे चाहे लेखक परिचय लिखे, तो मान लीजिए कि आपने सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एग्ज़ाम में जो आपने कंप्लीट किया वो नहीं आया है, तो आप उस समय क्या करेंगे? तो देखिए किसी भी कवि या लेखक का आप जब कवि परिचय पढ़ें, तो उस कवि परिचय को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरफ हमने जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इनके जीवन परिचय में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? कि देखिए इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, ये हमने पढ़ा। साथ में हमने पढ़ा कि इन्होंने घर पे ही संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं को इनको ज्ञान हुआ। इस तरह का हमने इनके जीवन परिचय में पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे इनका भाव पक्ष है। इस भाव पक्ष में क्या है कि इनके काव्य का मूल स्वर क्या है? देश प्रेम है। यानी कि देश प्रेम, देश से इन्हें प्रेम रहा होगा, तभी तो इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए हम भाव पक्ष को अपने मन से सोच समझ कर लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और आप अच्छे से भाव पक्ष लिख सकते हैं। आप 3 या 4 लाइन का लिखेंगे तब भी आपको 1-1.5 नंबर अच्छे से मिल जाएगा। तो इस तरह की बातों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सेम वही इस भाव पक्ष में हमारा हुआ है। ये तो मैंने देखिए नोट्स में ही लिखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से ही लिखा है। मैंने तो सिर्फ आपको समझाया है। यहाँ पे कुछ लाइन इसमें आ गई थी, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप एग्ज़ाम में ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए इनके काव्य का मूल स्वर क्या है? देश प्रेम है। इन्होंने भारतीय संस्कृति, दर्शन तथा प्रेम सौंदर्य का स्वाभाविक चित्रण किया है। और इनके काव्य में रहस्य, विद्रोह तथा प्रेरण के स्वर व्यक्त हुए हैं। तो बहुत ही आसान और सरल है इनका भाव पक्ष। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, और जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है उस तरीके को आप एक बार एग्ज़ाम में आजमा कर ज़रूर देखें, अगर जो आपने कंप्लीट किया वो एग्ज़ाम में ना आए उस समय। तो देखिए
आपके अंक भी नहीं कटेंगे। और ये आपका है कला पक्ष। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने सुमधुर खड़ी बोली में काव्य की रचना की है, जहाँ उर्दू फारसी के शब्द भी आ गए हैं और छंद अलंकार आदि की सहजता ने आपके काव्य को प्रभावपूर्ण बना दिया है। देखिए इनका जो कला पक्ष है इसमें भी यहाँ पे देखिए अलंकार आए हैं, उर्दू फारसी रचनाएं इनकी आई हैं। तो इस तरह से देखिए कला पक्ष और भाव पक्ष है, ये आप चाहें तो देखिए इस तरह से भी आप अगर कोई प्रश्न जो आपने कंप्लीट किया है, अगर वो आपका क्वेश्चन नहीं आता है एग्ज़ाम में, उसकी जगह पे किसी और कवि या किसी और लेखक को वो दे देते हैं और आपको नहीं आता है, तो देखिए इस तरह से आपको वहाँ पे लिखना है। आप देख सकते हैं कि भाव पक्ष में भी मैंने आपको वहाँ पे समझाया है और कला पक्ष में भी आप देख सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी की यहाँ पे खड़ी बोली है और उर्दू फारसी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था और साथ में अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया था। ये सभी यहाँ पे बताए गए हैं। तो इस तरह से आप भाव पक्ष कला पक्ष भी बना सकते हैं। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी तो चलिए हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी ने सुमधुर खड़ी बोली में काव्य की रचना की है, जहाँ उर्दू फारसी के शब्द भी आ गए हैं और छंद अलंकार आदि की सहजता ने आपके काव्य को प्रभावपूर्ण बना दिया है। तो देखिए आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अब चलिए साहित्य में स्थान भी हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए साहित्य में स्थान, माखनलाल जो चतुर्वेदी थे इन्होंने देखिए राष्ट्रीयता, स्वाभिमान, बलिदान, समर्पण, मानवता आदि से युक्त श्रेष्ठ साहित्य से हिंदी को संपन्न बनाया है और आधुनिक युग के साहित्यकारों में आपका प्रमुख स्थान है। तो आपने यहाँ भी एक बात नोटिस की होगी कि देखिए जो साहित्य में स्थान है इनका हमें यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा चढ़ा कर ही लिखना पड़ता है। ये जो इन्होंने त्याग किया है, समर्पण किया है, इस तरह की बातें हमें यहाँ पे बतानी होती है और साहित्य में इनका सदैव उत्कृष्ट स्थान होता है, उच्च स्थान होता है। ये सदा सम्मानीय रहते हैं और स्मरणीय रहते हैं, यानी कि याद करने वाले होते हैं। तो इस तरह से हमें साहित्य में स्थान को हमेशा थोड़ा बड़ा चढ़ा कर के ही लिखना पड़ता है, क्योंकि देखिए हमें इनको सम्मान देना होता है, यहाँ पे इनके सम्मान को घटाना नहीं होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनको थोड़ा इनकी जो त्याग जो करते हैं, ये जो भी रचना करते हैं, इनको हमें यहाँ पे सम्मान की नज़र से ही देखना पड़ता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि चतुर्वेदी जी ने क्या किया है, राष्ट्रीयता, स्वाभिमान, बलिदान, समर्पण, मानवता आदि से युक्त श्रेष्ठ साहित्य में हिंदी को संपन्न बनाया है। किससे? राष्ट्रीयता से, स्वाभिमान से, बलिदान, समर्पण और मानवता से आदि से इन्होंने संपन्न किया है हिंदी साहित्य को और आधुनिक युग के साहित्यकारों में आपका प्रमुख स्थान है। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा इनका जीवन परिचय, कला पक्ष, भाव पक्ष और रचनाएं और साहित्य में स्थान। मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और साथ में मैंने आपको यहाँ पे तरीके भी बताए हैं कि कला पक्ष, भाव पक्ष किस तरह से आप कर सकते हैं और साहित्य में स्थान। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।